हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 8 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपकी क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम यहाँ पर एक अच्छा सा शानदार सा टॉपिक हम लेकर आए हैं, भारत का संविधान। भारत के संविधान से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपका जो आज का क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, पीटीटी बीएसटीसी के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से यहाँ पर देखिएगा और क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली लाइव क्लास के लिए, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सभी के सभी पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर आपको जो भी कोई भी प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम से संबंधित वो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी भाई बहन जुड़ सकें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब हुई थी वो आपको बताना है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यही है, संविधान सभा की जो बैठक है वो कब हुई थी। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताने वाला हूँ जल्दी जल्दी से। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, आपको याद रखना है, संविधान सभा की प्रथम बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। संविधान सभा क्या दोस्तों, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लगभग 80 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके संविधान से संबंधित होंगे, और उनमें से आपको क्वेश्चंस आने की पूरी गारंटी यहाँ पर होगी, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो कि लगभग आते हैं और इन्हीं में से आपको पूछे जाएंगे। ठीक है ना, 100% आने के चांसेस हैं और आएंगे भी, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं संविधान से संबंधित क्वेश्चन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी जल्दी से देख लीजिए ना। भीमराव अंबेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। संविधान के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो मेरे पास तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित यहाँ पर कर दिया गया था, बताइएगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर की बात करें 26 नवंबर 1949 को ही कर दिया गया था। ठीक है ना, चलिए पारित किया गया था। और इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो आप बनाते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था हमारा संविधान, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत कब गणतंत्र बना। तो मेरे प्यारे दोस्तों 26 जनवरी 1950 को बना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो बताइएगा दोस्तों आंसर जिनको आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना है जो कि उसको आपको आत्मा, जो संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950, मतलब कि गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले स्वीकार किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मूल अधिकार कितने हैं,
6 अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का जो अधिकार था वो हटा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 44वां संविधान संशोधन था जिसमें आपकी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। मूल अधिकारों को रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए और बी दोनों, या फिर संसद? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ए और बी दोनों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी। ये क्या दोस्तों? मूल अधिकारों का रक्षक है। क्या दोस्तों? मूल अधिकारों का रक्षक है। यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों सही आंसर की बात करूं तो आर्टिकल 21A बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 21A। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं। 3-4 जो क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं वो पक्के यहाँ से उठने वाले हैं, तो इसलिए रट लीजिएगा। और जो सिलेक्शन लेना चाहता है वही देखिएगा, बाकी टाइम पास मत कीजिएगा, ठीक है ना। जिसको सिलेक्शन लेना है, जीके में भी अच्छे अंक लेकर आना है, बिल्कुल तैयारी कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। और जो बातें कर रहे हैं ना बीच में नीचे चैट में, वो बिल्कुल फेल होने वाले हैं, पता चल रहा है उनका। चलिए देखिए दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तत्व में निहित है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान का अनुच्छेद 40 मतलब कि आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि, मतलब कि अनुच्छेद जो 40 है उसमें क्या लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 आपको बोलता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करे। क्या दोस्तों? ग्राम पंचायतों का संगठन करे। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? मेरे प्यारे दोस्तों जो संविधान की मूल कर्तव्य है, संविधान में जो मूल कर्तव्य शामिल करने की योजना, जो प्रेरणा है, वो किस देश से ली गई? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रूस से, ठीक है ना। मूल कर्तव्य की बात की है तो मूल कर्तव्य आपके रूस, आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मूल कर्तव्यों की संख्या की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके अनुसार शामिल किया गया था संविधान में मूल कर्तव्य। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और आपको रट लेने हैं बिल्कुल। क्या दोस्तों? रट लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पक्के आएंगे यहाँ से, इसीलिए बोल रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है बताइएगा दोस्तों? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल? करेक्ट आंसर बताइए। भारतीय संघ की शक्ति किसे कहेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति के निर्वाचक, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, क्या है शामिल दोस्तों बताइएगा यहाँ पर?
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 साल होती है। कितने दोस्तों? 5 वर्ष होती है, आप सभी जानते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, बताइएगा। इलेक्शन मेथड ऑफ आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा मेथड अपनाया जाता है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय या फिर अप्रत्यक्ष मतदान, तीनों के तीनों यहाँ पर अपनाई जाती हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं, बताइएगा दोस्तों। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीव रेड्डी हैं, जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा या फिर किसी के द्वारा नहीं। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संसद के किसी सदन द्वारा यहाँ पर इसकी लगाया जा सकता है। क्या दोस्तों? महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसद के किसी सदन द्वारा भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो हमेशा राष्ट्रपति होता है। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ के कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्निहित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के सदस्य, या फिर राज्यसभा एवं लोकसभा निर्वाचित सदस्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति सभा, ठीक है ना, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, बताइएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों राज्यसभा कहा जाता है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी 6 माह के अंदर बनना आवश्यक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा, क्या दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम अध्यक्ष संख्या हो सकती है, बताइएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें 552 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर देख लीजिए 250, 250, ठीक है ना। और क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे लाडलों, क्लास को शेयर कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा की समिति, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें लोकसभा अध्यक्ष, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, बताइएगा। मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, या फिर महान्यायवादी, या फिर महाधिवक्ता, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है, बताइएगा। राज्य क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है जो कि कौन चलाता है, बताइएगा। उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन, मुख्यमंत्री, या फिर उपयुक्त सभी, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, और आप सभी जानते भी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हूँ इस पीडीएफ में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं, और संविधान से संबंधित आने वाले क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, बताइएगा दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें चक्रवर्ती राजगोपालचारी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा की बात करें तो 2, और यहाँ पर राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य की संख्या होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा तथा राज्यसभा के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है या फिर अंतर होता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो 6 माह का अंतर होता है। कितने दोस्तों? 6 माह का अंतर होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जिस प्रकार पूरे देश का राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार यहाँ पर राज्यपाल होता है राज्यों का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 500 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 500 बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों राज्य का मंत्रिमंडल है जो कि आपकी विधानसभा, क्या दोस्तों, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
आंसर दीजिएगा। विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिवर्ष 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है विधानसभा में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में विधानसभा सदस्य की संख्या सर्वाधिक है? विधानसभा सदस्यों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अब नहीं है तो कौन सा अनुच्छेद था दोस्तों? अनुच्छेद 370 जो कि हटा दिया गया था, लेकिन आप सभी जानते हैं उसके बारे में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों तो राष्ट्रपति के द्वारा ये सारा का सारा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? उच्चतम न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो नई दिल्ली में अवस्थित है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में कुल कितनी संख्या होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 34। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बाकी यहाँ पर है जो कि क्या होते हैं दोस्तों, 34 और आपके यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, न्यायाधीश होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है मेरे प्यारे दोस्तों उसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। नहीं जानते तो आप जान लिए होंगे। क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ना, क्लास को शेयर कीजिए और इस क्लास को पूरी को रट लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जो 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तब उनका जो कि आयु काल बिल्कुल क्या हो जाता है दोस्तों, कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है दोस्तों, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? आंसर दीजिएगा यहाँ पर हीरा लाल जे कानिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 21 हैं। कितने दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 21 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्च न्यायालय होता है उसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति करता है। क्या दोस्तों ये सारे के सारे काम किसके हैं? राष्ट्रपति के काम हैं, बस आपको ये याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की जो कार्यकाल की सीमा है मेरे प्यारे दोस्तों वो होती है अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। क्या दोस्तों? 62 वर्ष पूरे होने तक उनकी आयु रहती है। आगे देखते हैं, किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता जो सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों उच्च न्यायालय की जो आधिकारिकता सर्वाधिक है तो वह है आपकी गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इलाहाबाद में सर्वाधिक न्यायाधीश कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर आपका आर्टिकल 143
में आपका ये क्या है दोस्तों, परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो मेरे पास तो कोई भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जिसमें उच्च न्यायालय है। यहाँ पर कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किन स्थितियों में करता है? तो मेरे पास तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी स्थितियाँ होती है तो आपातकालीन घोषणा कर सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा की गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 बार की गई। क्या दोस्तों, 3 बार ये आपातकालीन घोषणा की गई है। आगे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 352 आपको याद रखना है, अनुच्छेद 352 आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 356 आपको देना है। राष्ट्रपति शासन बिल्कुल अलग है, क्या दोस्तों, ठीक है ना, 356 है और वो क्या था दोस्तों 352। आगे चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि। देखिए राष्ट्रपति शासन जब लगता है ना तो बिल्कुल 3 वर्ष तक लग सकता है। अधिकतम अवधि कितनी दोस्तों, 3 वर्ष। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकालीन जो आपात की घोषणा है वो की जा सकती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 360 आपको याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा, वित्तीय का मतलब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, अनुच्छेद आर्टिकल 360 आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बढ़िया, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक लागू रहता है? तो मेरे पास तो 6 माह आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी जो संसद है उस स्वीकृति आवश्यक होती है? तो मेरे पास 60 दिनों, क्या दोस्तों 60 दिनों के अंदर है जो कि ये स्वीकृति अनिवार्य है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो मेरे पास तो 10वीं अनुसूची में। किस में दोस्तों, 10वीं अनुसूची में है दल बदल का कानून। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई? तो मेरे पास तो 22 भाषाएं हैं जो कि इंक्लूड है संविधान में, और जिसमें इंग्लिश भाषा नहीं है, आपको ये भी याद रखना है। आगे अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे है? मेरे प्यारे दोस्तों 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो पंचायती राज से। क्या दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित है, आपको याद रखना है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है या फिर आर्टिकल में है? तो 280 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मेरे पास तो पीएम होता है। कौन दोस्तों, पीएम, प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों 15 मार्च आपका 1950 को ये योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 1952 में की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो यहाँ पर लापरवाही कर रहे हैं ना, अभी क्लास नहीं देख रहे हैं, अच्छे से बातें कर रहे हैं, बिल्कुल गप्पे लड़ा रहे हैं, वो बिल्कुल फेल होने वाला है, ये मेरा यहाँ पर कहना है। क्योंकि
वो हर क्लास में बातें करते हैं और करते ही रहेंगे, और अगली साल फिर से आएंगे यहाँ पर और बातें करते करते फिर ये साल निकलता जाएगा इनका, और एग्ज़ाम वो बिल्कुल क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये मेरा यहाँ पर कहना है, ऐसे ही बातें चलती रही तो इसीलिए बोल रहा हूँ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब थोड़े से दिन बचे हैं। तैयारी कर लो अच्छे से ताकि सिलेक्शन हो जाए, बीएड हो जाए, शिक्षक बन जाओ, ताकि जो आने वाले नागरिक हैं उनको सुधार सको। ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य नाम। यहाँ पर तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, तो मेरे पास तो पंचायती राज व्यवस्था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, तो मेरे पास तो सबसे पहले नागौर राजस्थान में हमारे यहाँ पर पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो मेरे पास तो आपका सुकुमार सेन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुकुमार सेन आपको याद रखना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, उनके अध्यक्ष कौन थे, तो मेरे पास तो के सी नियोगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो मेरे पास तो चुनाव आयोग को है, ये तो आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते हो तो मेरे पास तो आप ध्यान रखिएगा, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का जो अधिकार है वो किसको है दोस्तों, चुनाव आयोग को है। चलिए आगे चलते हैं, सहकारिया आयोग का संबंध किससे है, मेरे पास तो सहकारिया का आयोग तो है, तो यहाँ पर केंद्र राज्य संबंधों से क्या है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया, तो मेरे पास तो जून 2005 में पारित किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे पास तो मेरे पास तो यहाँ पर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है ना, इनको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, इस क्लास में से क्वेश्चन 100% आएंगे। 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे मेरे पास, तो इसलिए इस क्लास को रट लीजिएगा और याद रखिएगा दोस्तों। इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, जहाँ पर भी शेयर कर सको। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर जहाँ पर भी आप फॉलो करना चाहते कर लीजिएगा। तो क्या कि आपको जो भी प्रॉब्लम होती है इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मेरे पास तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छी क्लास आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।